जैसा कि आप जानते हो कि मैंने अपने पहले लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो था उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आज हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन दूसरा लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूं आपको कि मैंने पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया था। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है मेरे बच्चों, तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने इस तरीके से एक फिगर बनाया था और इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड ले लिया था और यहां से चार्ज पार्टिकल Q को v वेलोसिटी पर इंटर कराया था। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो जो लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड था मेरे बच्चों, वो आप याद करो क्या था? QVB साइन थीटा था। और दूसरा मेरे बच्चों याद करो, जब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखे थे तो कुछ इस तरीके से लिखे थे। ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और ये इन वेक्टर फॉर्म में फोर्स है। और डायरेक्शन कैसे बताया था आपको फिर याद दिला दूं। जो अंगूठा है आपको इसको वेलोसिटी की तरफ रखना है, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है, और जो धक्का देने का डायरेक्शन है मेरे बच्चों वो किसका डायरेक्शन था? फोर्स का डायरेक्शन था। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया रहा होगा। और इसमें 3 केसेस थे, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, OR 180 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब पैरेलल हो गया था, 180 डिग्री का एंटी पैरेलल, तो फोर्स मेरे बच्चों 0 आया था। और जब 90 डिग्री पर था तब फोर्स मैक्सिमम आया था, याद करिएगा। और कितना आया था? QVB। ये मेरे पहले लेक्चर का टॉपिक था। अब आज हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं रिवीजन के बाद। जैसे मेरे बच्चों, अगर हम आपसे ये कहें कि एक चार्ज पार्टिकल है, जो एक चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और यहां स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? तो आप सब कहोगे सर ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू V क्रॉस B, पहले लेक्चर में। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैं आपसे कहूं कि उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो आप कहोगे सर Q इंटू E। यानी एक ऐसा स्पेस जहां मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो और चार्ज V पार्टिकल से मोशन कर रहा हो, तो मेरे बच्चों उस पर कौन कौन से फोर्स? FM और FE, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स लगे। मैं कहूं कि टोटल फोर्स कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर ये दिस इज वेरी सिंपल, FM प्लस FE क्या हो जाएगा? Q इंटू V क्रॉस B प्लस Q इंटू E। तो ये आपका टोटल फोर्स हो गया। इसको लॉरेंज ने बताया था, इसलिए हम इसी टोटल फोर्स को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लॉरेंज फोर्स क्या है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे स्पेस में v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, तो उसके ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो QV क्रॉस B प्लस QE होगा। दिस इज लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये जो पार्ट होता है दिस इज लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। और इस पूरे को बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। तो आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक क्या है? लॉरेंज फोर्स। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, नोट बनाइए। लॉरेंज फोर्स।
लॉरेंज फोर्स लिखेगा, नोट बनाइए। कंसीडर अ चार्ज Q moving with a velocity V in space. Consider a charge Q moving with velocity V in space where both an electric field and a magnetic field are present. The force on a charged particle will be given by। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस पर वो क्या लगेगा, Q इंटू V क्रॉस B, और दूसरा जो लगेगा Fe बराबर QE। ये दो फोर्स लगे, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, टोटल फोर्स हो जाएगा Fm प्लस Fe Q इंटू V क्रॉस B प्लस QE। तो ये आपका हो गया, दिस इज लॉरेंज फोर्स, दिस इज लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स। तो ये आपका लॉरेंज फोर्स हुआ। अब जब हमको लॉरेंज फोर्स भी मालूम चल गया तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है मेरे बच्चों, आइए उसको करते हैं। जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आप इसको एक बार लिख लें। अब अगर आप ध्यान दें तो हम अगला एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का 4.2। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। क्या है मेरे बच्चों, आप जरूर देखिएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक चार्ज पार्टिकल Q है जिसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब आप समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी को किधर माना गया है, एक्स एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड को किधर माना गया, वाई एक्सिस पे। तो कह रहा है कि अगर ये Q एक प्रोटॉन हो तो F का डायरेक्शन क्या होगा। क्या पूछा है मेरे बच्चों, F का डायरेक्शन पूछा है। और दूसरा उसी में पूछा है, अगर ये Q इलेक्ट्रॉन हो तो ये F का डायरेक्शन क्या होगा, लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने करने के लिए आपको बताया है, राइट हैंड पाम रूल लेंगे। राइट हैंड लिया, अगर प्रोटॉन है तो उस पर ध्यान देंगे। किस पर, प्रोटॉन पे। अंगूठा वेलोसिटी की तरफ, उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। धक्का किधर दे सकते हैं आप, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, डायरेक्टेड अपवर्ड। ये देखिए इधर। और अगर इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो आप भी जानते हो इधर कौन सी एक्सिस हो जाएगी, जेड एक्सिस। तो हमारा प्रोटॉन के लिए जो डायरेक्शन होगा, प्रोटॉन के लिए मेरे बच्चों जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ होगा। और इलेक्ट्रॉन आप भी जानते हो, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव। और मैंने अपने पहले लेक्चर में जब आपको डायरेक्शन सिखा रहा था तो बोला था कि अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो अपने आंसर को रिवर्स कर देंगे। तो अगर प्रोटॉन के लिए जेड एक्सिस आ रहा था तो इलेक्ट्रॉन के लिए किधर आएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस।
तो ये हो गया माइनस जेड एक्सिस। तो कहने का मतलब कि अगर चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है और उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर हो और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग हो तो लगने वाला जो फोर्स होगा जेड एक्सिस होगा। अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो, उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ हो, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ हो तो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, इधर ना होकर के नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा। तो उम्मीद है कि आपको डायरेक्शन भी देखना आ गया होगा। फिर से मैं एक बार आपको डायरेक्शन बता देता हूं। प्रोटॉन है, उसके लिए कैसे देखेंगे, अंगूठा वेलोसिटी की तरफ, उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, धक्का बाहर की तरफ दे रहे थे और बाहर की तरफ जो एक्सिस डिनोट होगी वो जेड एक्सिस होगी। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मैंने कहा था कि आप ऐसे ही देखेंगे, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो अपने आंसर को रिवर्स करेंगे। आंसर को रिवर्स करेंगे तो आपका आंसर जेड एक्सिस आ रहा था, चार्ज नेगेटिव होते ही अब वो किधर चला जाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो ये 4.2 था एनसीईआरटी का। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब आपको मालूम चल गया मेरे बच्चों कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो मोशन कर रहा हो तो उसकी ट्रेजेक्टरी कैसे होती है, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि अब आपको मालूम चल चुका है कि फोर्स कैसे है, तो फोर्स कैसे लगता है, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ये आपको सब मालूम हो चुका है। तो अब हम ट्रेजेक्टरी यानी उस चार्ज पार्टिकल का मोशन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ गए होंगे आप, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम अगर इस टॉपिक को पढ़ना चाहें तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा, नोट करिएगा, व्हेन चार्ज पार्टिकल पैरेलल OR आर एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, व्हेन चार्ज पार्टिकल पैरेलल OR आर एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल हो तो कैसा मोशन होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक चार्ज पार्टिकल Q, इसकी वेलोसिटी हमने v ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो देखो दोनों पैरेलल हो गए। अब जब दोनों पैरेलल हो गए मेरे बच्चों तो थीटा बराबर 0 हो गया। जब थीटा 0 हो गया तो यहां से अगर हम लोग देखें तो लगने वाला जो फोर्स होगा F बराबर QVB साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू मेरे बच्चों 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो लगने वाला फोर्स भी 0 हो गया। जब इस पर फोर्स ही नहीं लगेगा तो ये जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से चला जाएगा, यानी स्ट्रेट पाथ फॉलो करता हुआ निकल जाएगा। अब अगर हम एंटी पैरेलल कर लें, फिर देखिए ये वेलोसिटी v हो गई चार्ज पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर मान लें, अब तो ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर हो गई तो अब थीटा 180 डिग्री, F बराबर क्या हो गया QVB साइन ऑफ 180, और साइन 180 की वैल्यू फिर 0, और अगर फिर 0 हो गई तो आप बताइए फिर कोई फोर्स नहीं लगा और अगर इधर जा रहा है तो इसी पाथ को फॉलो करता हुआ चला जाएगा। तो मेरे समझ में आ गया होगा आपको कि जब पैरेलल और एंटी पैरेलल हो तो कैसे लिखते हैं। तो आप बना लें, फोर्स दोनों केसेस में 0 हो गया तो उसके मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस पाथ को वो फॉलो करता हुआ आ रहा है उसी पाथ पर चला जाएगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है,
अगर वही चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलरली मोशन करने लगे, तो अगला टॉपिक क्या है? व्हेन चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो लिखेगा कंसीडर अ चार्ज क्यू मूविंग with a velocity v, moving with a velocity v perpendicular to the magnetic field B. Consider a charge particle Q moving with a velocity v perpendicular to the magnetic field B. अब मेरे बच्चों अगर यहां पर है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, इस क्रॉस का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इस क्रॉस का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्टेड डाउनवर्ड भी इसी को कहते हैं। अब एक चार्ज पार्टिकल यहां हमने इंटर कराया Q, और ये V वेलोसिटी हो गई। V वेलोसिटी से अगर यहां ये डायरेक्शन ये इधर हो गया और ये Q से वेलोसिटी जो है V है और उसका मैग्नीट्यूड V है। अब अगर हम यहां पर देखें तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है। किधर लगेगा? तो आप भी जानते हैं कि वेलोसिटी इधर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, धक्का देने का डायरेक्शन ऊपर हो गया। राइट हैंड पाम रूल से मैं फिर बता दूं, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, धक्का देने का डायरेक्शन अपवर्ड। तो जो लगने वाला फोर्स होगा वो F ऐसे होगा, और वो फोर्स होगा कितना? F बराबर QVB साइन थीटा होता है, और यहां पर आप भी जानते हो 90 डिग्री हो गया, तो QVB साइन ऑफ 90 साइन 90, तो F बराबर QVB। ये हमारा फोर्स हो गया। कौन सा? जो इस पार्टिकल पर लगेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इसको कहेगी कि इस डायरेक्शन में जाना है, फोर्स इसको ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वो इन दोनों की बात मानता हुआ एक रिजल्टेंट पाथ पर ऐसे चला है। और मान लीजिए जब वो यहां आया तो आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो गया, ठीक। और जब वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो गया तो फोर्स किधर लगेगा? वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अब धक्का आप इधर दे सकते हैं। जब आप धक्का इधर देंगे तो अब फोर्स कहेगा इधर, वेलोसिटी कहेगी ऊपर। इन दोनों की बात मानते हुए पार्टिकल अब यहां पहुंचा, और जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इस पर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऐसे हो गया, और फोर्स किधर होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्ड है, फोर्स किधर? डाउनवर्ड। तो आप अगर ये देखो तो फोर्स ये हो गया। अब इन दोनों की बात मानता हुआ ये ऐसे आया, ये आपकी वेलोसिटी। अब फोर्स देखो, वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, धक्का किधर दे सकते हैं? इधर। अब फोर्स इधर लगा। अब जब फोर्स इधर लगा तो इन दोनों की बात मानता हुआ ऐसे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल था, परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के एंटर करके मोशन कर रहा था, वो कैसा मोशन करने लगा? सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर पाथ पर चलने लगा। और पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो पार्टिकल के इस मोशन को हम साइक्लोट्रॉन मोशन कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। देखिए, ये जो फोर्स था ये ऑलवेज परपेंडिकुलर था वेलोसिटी के, ऑलवेज परपेंडिकुलर था वेलोसिटी के। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के मोशन करता है तो उसका जो पाथ होता है मेरे बच्चों, वो सर्कुलर पाथ हो जाता है, और उसके मोशन को हम साइक्लोट्रॉन मोशन कहते हैं। कैसे? फिर से देखिएगा, मैं बता दूं। जैसे मेरा एक पॉइंट, आप यहां पर मैंने चार्ज पार्टिकल को कंसीडर किया, वेलोसिटी इधर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, धक्का किधर लग रहा था? ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स हो गया। अब ये इन दोनों की बात मानता हुआ
ऐसे चला, यहां पे चला तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, धक्का इधर लगा, यहां पर पहुंचा तो वेलोसिटी ऐसे, फोर्स नीचे की तरफ, और इस तरीके से अगर आप देखें तो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो किया। तो इस फोर्स के अंतर्गत ये चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। और याद करिए जब पैरेलल और एंटी पैरेलल था तो कैसा पाथ फॉलो कर रहा था? स्ट्रेट पाथ, जिस पाथ पर आया था उसी पाथ को वो फॉलो कर रहा था। अब यहां पर जब परपेंडिकुलरली एंटर कर गया तो कैसा हो गया? सर्कुलर पाथ, और इस तरह के मोशन को ही हम साइक्लोट्रॉन मोशन कहते हैं। अब मेरे बच्चों, अब अगर ये सर्कुलर पाथ पर फॉलो कर गया तो इस फिगर को आप बना लेंगे और उसके बाद ये इक्वेशन लिख लेंगे। उसके नीचे से लिखिए, इस फिगर को बनाने के बाद, इसको लिखने के बाद इसके नीचे से कैसे लिखेंगे नोट करिएगा। अंडर दिस फोर्स पार्टिकल फॉलोज सर्कुलर पाथ, अंडर दिस फोर्स पार्टिकल फॉलोज सर्कुलर पाथ and motion of charge particle named as cyclotron motion। अब जब ये सर्कुलर पाथ में फॉलो करने लगा मेरे बच्चों, तो आप भी जानते हो इस सर्कुलर पाथ का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो जो हम पहला टॉपिक करेंगे वो हम इसका निकालेंगे रेडियस। अब ये रेडियस क्या हुआ? अब रेडियस की बात करें तो फॉर सर्कुलर मोशन के लिए अगर आप देखें तो क्लास 11th के सेंट्रीपिटल वाले चैप्टर में जाएं तो आप भी जानते हैं अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहां से मिलेगा? तो आप भी जानते हैं कि यहां पर केवल और केवल ये एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, यही मैग्नेटिक फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। जैसे आप किसी चीज को रस्सी में बांधकर घुमाते हैं तो वहां पर रस्सी में जो टेंशन डेवलप होता है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप साइकिल को मोड़ते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन हुआ, या जब आप अपने आप को लीन कर लेते हैं तो जो कंपोनेंट मिलता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये मैग्नेटिक फोर्स। तो आप भी जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स Fc बराबर यहां पर हो गया मैग्नेटिक फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। रेडियस हमने इसका r माना है, और यहां पर ये जो है वो qv है, तो ये इस v से कैंसिल हो गया। रेडियस r बराबर हो गया mv/qb। तो मेरे समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल था इसका जो मास है वो m है, और मैग्नेटिक फील्ड तो आप जान ही रहे हो, अभी अभी मैंने आपको लिखवाया भी था, मैग्नेटिक फील्ड b है, और चार्ज जो है इस पर q है, तो ये चार्ज q हो गया, मैग्नेटिक फील्ड v हो गया, m जो है चार्ज पार्टिकल का मास है। m क्या है? चार्ज पार्टिकल का मास है, और ये v तो आप वेलोसिटी जान ही रहे हो। तो ये इसका रेडियस हो गया। और जब आपको रेडियस मालूम चल गया तो अगला जो टॉपिक होगा मेरे बच्चों इसका वो है टाइम पीरियड। अगला टॉपिक टाइम पीरियड। अब जब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक पूरा रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर करने में, पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगा उसी समय को हम टाइम पीरियड या आवर्त काल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका टाइम पीरियड क्या होगा। एक चक्कर लगाने में जो समय लगा उसी को हम इसका टाइम पीरियड करते हैं। तो टाइम टेकन बाय ए चार्ज पार्टिकल फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज नेम्ड एज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? T बराबर एक चक्कर अगर ये लगाता है तो कितना चलेगा? 2 पाई r सरकमफ्रेंस के बराबर। तो ये 2 पाई r हो गया, और कितनी स्पीड से? v से। तो T बराबर 2 पाई v, और r
आप यहां से देखें, मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट आपका याद होगा Fm बराबर QV था, तो 2 पाई और R की जगह यहां हो गया mv अपॉन QV। ये VV से कैंसिल, तो T बराबर 2 पाई m अपॉन QV, 2 पाई m अपॉन QV। तो रेडियस मालूम चल गया, टाइम पीरियड भी आपको मालूम चल गया यहां से। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आप भी जानते हो क्या होता है। फ्रीक्वेंसी f बराबर 1/t होता है मेरे बच्चों। फ्रीक्वेंसी f बराबर 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन पर सेकेंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां से फ्रीक्वेंसी f बराबर, जब आप इस इक्वेशन थर्ड से t की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां हो जाएगा QB अपॉन 2 पाई m। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। इक्वेशन नंबर 4। तो आज हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। पैरेलल और एंटी पैरेलल रहेगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो आप भी जानते हो उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा। क्यों होगा इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिखाया। और अगर सर्कुलर पाथ हो गया तो उसका रेडियस भी कितना होगा, सर्कुलर पाथ का निकाल लिया, r बराबर mb अपॉन QB। टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई m अपॉन QB। और फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, f बराबर QB अपॉन 2 पाई m। तो ये आपका परपेंडिकुलरली मोशन के लिए हुआ। अब थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं मेरे बच्चों, क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि अभी आपको मैंने जो डिराइव कराया वो रेडियस आ गया था mv अपॉन QB, और जो टाइम पीरियड आया था वो 2 पाई m अपॉन QB आया था। तो अगर आप यहां देखो तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, लेकिन टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि आप क्या है, आप बताओ, अगर कोई दो व्यक्ति एक मैदान का चक्कर लगा रहे हो, दो पर्सन 1 एंड पर्सन 2, दो पर्सन हैं, इसकी स्पीड v1 हो और इसकी स्पीड v2 हो और ये चक्कर लगा रहे हो, मैं पूछूं कि किसका टाइम पीरियड ज्यादा और किसका टाइम पीरियड कम होगा, तो आप क्या कहोगे कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। आप ऐसा नहीं कहोगे। आप कहोगे सर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो कम समय में चक्कर कंप्लीट कर लेगा और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसको समय ज्यादा लगेगा। जबकि यहां क्या है, क्या ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है? तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन मेरे बच्चों देखो होगा क्या, क्यों ऐसा होता है। टाइम पीरियड t बराबर होता है 2 पाई r अपॉन v, और टाइम पीरियड यहां इस नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए इस नियम को फॉलो कर रहा है क्योंकि यहां दोनों पर्सन के लिए जो रेडियस है वो क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। जब रेडियस कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी जिसकी वेलोसिटी कम उसके लिए टाइम पीरियड ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसके लिए टाइम पीरियड कम। यानी जो तेज दौड़ेगा वो कम समय में चक्कर कंप्लीट कर लेगा और जो धीरे दौड़ेगा वो ज्यादा समय में चक्कर कंप्लीट करेगा। लेकिन यहां क्या होता है, यहां ऐसा क्यों नहीं होता है? यहां इसलिए नहीं ऐसा होता है, ठीक इसके ऊपर देखो, जो वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की स्पीड ज्यादा रहेगी उस व्यक्ति का सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बड़ा हो जाएगा। यानी जिस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा होगा उसका जो रेडियस होगा वो बड़ा हो जाएगा, और जब उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा तो आप याद रखो क्या था, 2 पाई r अपॉन v। वेलोसिटी बढ़ाते ही रेडियस बढ़ जाएगा, तो आप बताओ r और v का
रेशियो क्या बन जाएगा, एक तरह से कांस्टेंट बन जाएगा। जो वेलोसिटी बढ़ाएगा रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो आर और वी का रेशियो कांस्टेंट, तो ये टाइम पीरियड भी कांस्टेंट। तो देखो चार्ज पार्टिकल अगर वही है, मास वही है, तो टाइम पीरियड उसके लिए क्या हो गया, कांस्टेंट। जो ये चार्ज पार्टिकल अपनी स्पीड बढ़ाएगा, अगर ऐसी बात होती रेडियस कांस्टेंट होता तो स्पीड बढ़ाता तो उसका टाइम पीरियड कम और ज्यादा होता। स्पीड कम करता तो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता, और स्पीड बढ़ा देता तो टाइम पीरियड कम होता। लेकिन यहां पर चार्ज पार्टिकल के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा, जिससे जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो रेशियो कांस्टेंट बनेगा। ये घट जाएगा तो ये भी घट जाएगा, तो रेशियो कांस्टेंट। इसीलिए यहां पर जो चार्ज पार्टिकल आता है वो एक तरीके से किसी गिवन चार्ज पार्टिकल, किसी गिवन फील्ड के लिए वो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। जबकि इन जनरल जब हम फील्ड में दौड़ते हैं या ओलंपिक में दौड़ते हैं तो वहां पर ये रेडियस सबके लिए, सारे प्लेयर्स के लिए कांस्टेंट होता है। इसलिए जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसका टाइम कम होता है, वो विजेता होता है। लेकिन यहां इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होगा। जिसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, और जब ज्यादा हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में अगला टॉपिक। थैंक यू।